ज़मीन सर्वे में सबसे पहला आपके पास उस भूमि की खतिहान होनी चाहिए। खतिहान अगर नहीं है तो कवाला होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है कागज़, ज़मीन का किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं है और वो रह रहे हैं उस जगह पे, तो उस जगह पे उनके रहने की जो सत्यता है तो वो कहीं ना कहीं कानूनी क्षेत्राधिकार में आ जाती है। ओरल किसी ने अगर दिया है ज़मीन तो नहीं होगा, तो वो खैर मैटर फिर आ जाती है टाइटल सूट की। तो टाइटल सूट में जाइएगा तो वहाँ पे होगा कि हाँ ये 70 साल से रह रहे हैं, 10 गवाह होगा, तो वो वहाँ पे चला जाता है। कि सर्वे में आपको वंशावली ज़रूर लगाना है कि वंशावली से ये पता चलता है कि आप अपने जनरेशन में या आपके ऊपर के जनरेशन में या जिनके नाम पे ज़मीन है उनके बाद के जनरेशन में कितने लोग हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं देखता हूँ कोर्ट में आजकल बहुत सारे लोग आते हैं वंशावली बनवाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने अभी 3 दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने ये पावर दिया है पंचायत के जो भी ऐसे मुखिया और सरपंच और ऐसे पार्षद हैं उनको दिया है कि वो उसको सत्यापित कर दें। सर ज़मीन सर्वे है क्या? देखिए, ज़मीन सर्वे एक ऐसा मुद्दा है हमारे बिहार में खास करके कि इसका होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि ज़मीन सर्वे में उन लोगों को न्याय मिल जाएगा जिन लोगों को किसी न किसी कारणवश किसी लोगों से झगड़ा हो जाता है, कोई तीसरे लोग आकर के किसी के ज़मीन हड़प लेते हैं। तो ज़मीन सर्वे का जो मुख्य कारण है और जो मुख्य इसका परिभाषा है कि एक जो भी स्टेट है, स्टेट के अंदर अभी जैसे बिहार में 534 अंचल हैं, तो सभी अंचल का अपना अंचलाधिकार है और अंचलाधिकार में जो उसके अंचलाधिकारी हैं उनके समक्ष ज़मीन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बंटवारा को लेकर के, जैसे कि जमाबंदी को लेकर के। तो इन सब चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, तो बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि साल भर का जो ये टाइम पीरियड इन्होंने सेट किया है, इस साल भर के टाइम पीरियड में बिहार सरकार का है कि जितने भी बिहार में भूमि हैं तो इसका जो भी मालिक है और जो भी सरकारी भूमि है उसमें से जो गैर मजरूआ आम है और गैर मजरूआ खास है या गैर मजरूआ मालिक है, उन सबको लिस्ट करके और कंप्यूटराइज कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई आदमी अगर ख़रीदारी करता है या कोई भी चीज़ करता है तो उसका उतना भाग स्वतः कट करके दूसरे के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और लोगों को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ज़मीन सर्वे का जो फॉर्म भरा रहा है उसका डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया क्या है? क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं उसमें? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक चीज़ तो ये है कि ज़मीन सर्वे में सबसे पहला आपके पास उस भूमि की खतिहान होनी चाहिए। खतिहान अगर नहीं है तो कवाला होना चाहिए। कवाला नहीं है तो किस प्रकार का से वो भूमि आपको प्राप्त हुई है। अब जैसे भूमि हमें प्राप्त होती है किसी के दान से या हमें ख़रीदारी से या हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू या सरकार के थ्रू हमें होती है, जिसमें कि जो भूमिहीन होते हैं तो उनको सरकार उपलब्ध करवाती है भूमि रहने के लिए। तो सबके किसी न किसी प्रकार के कागजात होते हैं। इसमें एक जो दूसरा पहलू है कि जिन लोगों के पास नहीं है कागज़, ज़मीन का किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं है और वो रह रहे हैं उस जगह पे, तो उस जगह पे उनके रहने की जो सत्यता है तो वो कहीं ना कहीं कानूनी क्षेत्राधिकार में आ जाती है। चूँकि मैं वकील हूँ तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये मामला फिर टाइटल सूट का हो जाता है। तो टाइटल सूट और ज़मीन का मालिकाना दोनों अलग अलग पहलू है। अब चूँकि टाइटल सूट में ये होता है कि ज़मीन का टाइटल किसके नाम पे है और जमाबंदी किसके नाम पे है। आपने सुना होगा कि कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं कि जमाबंदी किसी और के नाम पे है, रसीद किसी और के नाम पे है और ज़मीन का जो कागजात है किसी और के नाम पे है। तो उन्हीं चीज़ों को सही ढंग से सही लोगों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है ये बिहार सरकार ने लागू किया है। तो काफ़ी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है डॉक्यूमेंट की वजह से, तो इसमें मेन डॉक्यूमेंट जो लगता है उसका एक बार समझा दे लोगों को। देखिए,
फॉर्म अप्लाई करने का दो तरीका है। फॉर्म भी हमारे पास है, हम फॉर्म भी आपके पास लेके आए हैं। एक बार फॉर्म का ये क्राइटेरिया आप एक बार देख लें। आपने जो ये प्रपत्र 2 लाया है, जी। ठीक है, ये हमारा जो अधिनियम बिहार भूमि अधिनियम है 2011 संशोधित, और जो अधिनियम 2017 है संशोधित, उसके उपबंध 12 और 19 में क्रमशः इस चीज़ को भर के जो आपके पंचायत में या अपने ब्लॉक स्तर पे जो भी, चूँकि इसका जो एक ऐसा जब ये शुरू होगा, जिस समय आपका भूमि का सर्वे शुरू होगा, उस समय ये होगा कि आपके जो भी पंचायत हैं उस जगह पे एक सभा लगेगी, ठीक है, और उस सभा में आपको ये फॉर्म देना है। अब मतलब ये ऑफलाइन काम है इसका, ये फॉर्म ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा? जी, अब देखिए, नहीं, इसमें 2 पहलू हैं, एक तो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा के रूप में बिल्कुल ही अक्षम हैं, हैंड टू माउथ हैं, तो उनके लिए सरकार ने ये किया है कि ये ऑफलाइन दिया है। अब आता है कि इस फॉर्म का कोई भी क्राइटेरिया जैसे कि मेरे इसमें नहीं है। अब जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पे रैयत का नाम है, तो रैयत के नाम में अब हमें पता चलता है कि मेरे परदादा को किसी ने रहने के लिए भूमि दान में दिया, ठीक है, और हिंदू लॉ में जो ओरल है दान, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुस्लिम लॉ में है कि अगर आप किसी को ओरल डीड दे रहे हैं तो दैट इज एडमिसिबल इन कोर्ट, बट अगर आप हिंदू लॉ से हैं, हिंदू हैं, तो आपको ओरल किसी ने अगर दिया है ज़मीन तो नहीं होगा। तो वो खैर मैटर फिर आ जाती है टाइटल सूट की। तो टाइटल सूट में जाइएगा तो वहाँ पे होगा कि हाँ ये 70 साल से रह रहे हैं, 10 गवाह होगा, तो वो वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी मान लीजिए कि मेरे पास अपनी संपत्ति का पेपर नहीं है, तो इस सूरत में जैसे कि खतिहानी ज़मीन है, ठीक है, खतिहानी ज़मीन मतलब कि हमारे एंसेस्टर्स का वो ज़मीन है, तो एंसेस्टर्स में जिनके नाम पे ज़मीन है तो उनके नाम से लेकर के और अभी जो लास्ट जनरेशन में जो पर्सन है उस तक एक जेनोलॉजी मीन्स वंशावली आप खुद से लिख करके, ठीक है, और उनका बना करके और उसमें एक स्वघोषणा पत्र संलग्न करके आप अपने सीईओ को दीजिए। और अच्छा एक बात बताइए, जो यहाँ पे रैयत का नाम लिखने के लिए है, तो सपोज हमारा ये जो रसीद है वो मेरे नाम से है और हमारे 3 भाई हैं, तो भाई का भी यहाँ पे जिक्र होगा? देखिए, इस सर्वे में क्या है कि सर्वे में आपको वंशावली जरूर लगाना है, कि वंशावली से ये पता चलता है कि आप अपने जनरेशन में या आपके ऊपर के जनरेशन में या जिनके नाम पे ज़मीन है उनके बाद के जनरेशन में कितने लोग हैं। तो वंशावली आप बना करके और उसमें एक स्वघोषणा दे करके, चूँकि देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि अभी अमेरिका में हैं, बहुत सारे लोग मीन्स फॉरेन में हैं, बहुत सारे लोग इसी देश में कहीं इस रात से हट के अलग हैं और उनका आना असंभव है। तो इस सूरत में क्या है कि मैं बता देना चाहूँगा कि अगर ऐसे जो भी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं तो वो ऐसा करें कि वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी का भी प्रावधान है इस सर्वे में, कि आप किसी भी अपने मित्र को, आप अपने किसी रिलेटिव को एज ए रिप्रेजेंटेटिव दे करके भेज सकते हैं। बस एक ही चीज़ इसकी ये होनी चाहिए खासियत, चूँकि देखिए सरकार के पास आपका सारा डाटा है और ये जो सर्वे है ये अंतिम सर्वे है, इसके बाद सरकार कोई सर्वे कभी नहीं कराएगी। ये भी तो काफ़ी टाइम के बाद ही हो रहा है सर्वे? जी, ये 2020 में अंतिम हुआ था, उसके बाद ये 2020? हाँ, उसके पहले बहुत हुआ था ना, 1980 के अप्रोक्स हुआ था सर। नहीं, 2020 में सर्वे हुई थी, ठीक है, आपके कंकड़बाग में उसकी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को अपने कागज़ के बारे में नहीं पता है तो आप ये नहीं मानिए कि आपकी ज़मीन वो चली जाएगी या सरकार ले लेगी। एक चीज़ ये भी है, भ्रांतियाँ अभी समाज में फैली हुई कि अगर आप अपना कागज़ लेके ज़मीन पे खड़ा नहीं होइएगा तो आप नहीं बताइएगा तो आपका ज़मीन छिन जाएगा। ऐसा कोई भी भ्रांति आप लोग नहीं पालें। दूसरी बात है कि जब सर्वे होगा उस समय पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव या स्वयं को उस ज़मीन पे रहने की आवश्यकता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 3-4 भाई का एक ज़मीन है, उस पर लड़ाई चल रहा है, 144 चल रहा है, उस टाइम उनको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, ये मुख्यतः सर्वे है कि 144 चल रहा है, उनके आपसी विवाद का है मैटर। भूमि का जो सर्वे है ये सर्वे है कि भूमि का
ओरिजिनल ओनर कौन है, Who is the sole नहीं नहीं, owner of- भूमि के लेकर ही उनका लड़ाई चल रहा है ना। जैसे खेती ही बंद हो गया 144 होने के बाद, वो सरकार के पास चला गया, उनको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, अभी वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे 144 चल रहा है तो उनके भाइयों के बीच में चल रहा है, तो मैंने बताया कि वो टाइटल सूट का है, ठीक है, उसको कोर्ट तय करेगी कि किसको कितना भाग है, क्योंकि डिस्प्यूट यही होगा कि ये जो लैंड है, ठीक है, वो किसका है, ठीक है, किसके नाम पे है। तो ऑलरेडी किसी ना किसी का नाम तो उधर होगा। रही बात उसके हिस्सेदारी तय करने की, तो हिस्सेदारी तय करने का काम इस सर्वे का नहीं है, वो सरकार का नहीं है, वो कानून का क्षेत्राधिकार आता है, वो कोर्ट का क्षेत्राधिकार आता है। उसके लिए वो जैसा कि आपने बोला कि 144, तो 144 में वो कोर्ट में जो भी सब्जेक्ट लेकर के गए हैं तो उस चीज़ पे बहस होगा, ना कि इस चीज़ पे कि वो भूमि किसकी है और कहाँ की है, ठीक है। चलिए, रैयत का तो आपने क्लियर कर दिया। ये जो हो गया एड्रेस, जो अस्थाई पता, और एक एड्रेस ये हो गया, ये दोनों का मतलब क्या इसमें डालना है? इसका एड्रेस में क्या डाला जाएगा और इसका एड्रेस में क्या डाला जाएगा? देखिए, राजस्व ग्राम जैसे है, सबसे ऊपर पहले लेते हैं, तो ये जो राजस्व ग्राम और ये जो है, ये जो पहला है ये है वो जमीन का विवरण, जहाँ पे खेती लोग करते हैं। जहाँ पे नहीं, खेती कहीं भी करते हैं, हो सकता है वो खेती की भूमि हो, ऐसे कॉमर्शियल हो, कुछ भी हो, इसमें डालना है उस जमीन का जिसका आपको सर्वे करवाना है। मीन्स आप जिस जमीन के खुद को मालिक बता रहे हैं, उस जमीन का जो भी ब्यौरा है, जैसे कि राजस्व ग्राम, तो ग्राम भराएगा, वहाँ का थाना संख्या, वो थाना संख्या उसका अलग होता है पेपर में। उसके बाद हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला। चलिए, ये हो गया एड्रेस का। ये खाता और खेसरा, इसमें कौन सा डलेगा? जैसे क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो पुराना रसीद होती है, जैसे पुराने लोग हो गए, जैसे पापा चाचा ये सब जो लोग हो गए, वो रसीद पहले ब्लॉक से कटवाते थे, जो पुराना था। अब तो ऑनलाइन रसीद भी लोग कटा लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं ये पुराना रसीद है। अभी इस ढंग का अगर आपके पास में आए, तो अभी जस्ट 1 वीक पहले क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को वॉइड कर दिया है कि ये जो उस समय जमाबंदी आपका रसीद जो आपको दिया जाता था, इस चीज़ को और ये नया है जो अब करेंट, अब किसी साइबर कैफ से जाके आप कटवा सकते हैं। तो मैं पहले उसके बारे में बता दूं, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया है। अब है कि उसको वॉइड किया है, तो उसका अगले पहलू क्या होगा? अब चूंकि सोल ओनर जब हम हैं ज़मीन के, तो ये चीज़ में ही डिस्प्यूट होता था। अभी चूंकि इस सर्वे को कराने का एक और मैं रीज़न बता दूं, ज़मीन का जो विवाद है वो एक सिविल मैटर है, लेकिन ये सिविल मैटर डिस्प्यूट में कन्वर्ट होकर के क्रिमिनल मैटर बन जाता है। जहाँ तक मेरा पर्सनल आंकलन है, मैं कोर्ट में आज 5 साल से अपना कार्य देख रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरा आकलन है 50 से 70% जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद का आता है। तो इस कारण से भी सरकार सर्वे करवा रही है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ये पूर्व में हाथ से कटा हुआ था, तो अब ये चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगा, और कंप्यूटराइज होगा तो ये जो ज़मीन का जो भी ये रकबा, जैसा कि आपने इसमें खाता खेसरा पूछा, ठीक है, तो ये जो होगा ये एक साइंटिफिक तौर पे थ्रू सैटेलाइट सारा आकलन करके उसका कितनों पे किसकी हिस्सेदारी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा कंप्यूटर में। तो इसी कारण बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पुराना रसीद है और नया रसीद है, 2 रसीद, तो क्या कर रहे हैं लोग कि पुराना रसीद का जो रैयत का नाम, ये सब तो सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस डाल रहे हैं, लेकिन जो खाता नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, जो पुराने रसीद का डाल दे रहे हैं। तो इसमें क्या डालना है? नया रसीद का डालना है या पुराना रसीद का डालना है? आपकी पोजीशन जिस भूमि पर है, उस भूमि का जो भी खाता खेसरा है और रकबा, मीन्स उसका मेजरमेंट, जिस पर कितना मेजरमेंट पे आपका हक है या कितना मेजरमेंट के आप सोल ओनर हैं, तो उसका विवरण, चाहे वो नई रसीद हो चाहे पुरानी रसीद हो, होना एक समान चाहिए। अगर कहीं पे कोई त्रुटि है, एक समान कैसे होगा? जैसे हमारा पहले 10 बीघा जमीन था, हमारा प्लॉट नंबर 3-4 थे, हम अपने जमीन को सेल करके हमने 2 बीघा कर दिया, 2 बीघा अब है, तो प्लॉट नंबर भी तो कम हो जाएंगे ना। तो नया जो हम रसीद कटाएंगे उसमें प्लॉट नंबर तो हमारा कम ही रहेगा। एग्जैक्टली उसमें प्लॉट नंबर हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक क्या होता है कि आपका प्लॉट, जैसे कि खाता और खेसरा जो होता है, ठीक है, दोनों में ज़्यादा भिन्नता नहीं है, खाता नंबर उसमें सेम ही रहेगा, खाता अलग नहीं होगा। खेसरा जैसे नया जो रसीद कटेंगे उसमें भी खाता नंबर सेम ही रहेगा, सेम होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको
हमारा 1994 खाता नंबर जो है उसमें हमारा एक ज़मीन था जो हमने सेल कर दिया, तो अब वो नए पे कैसे रहेगा करंट में? वो तो देखिए, खत्म हो गया। क्योंकि उस मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो पुराने रसीद पे जो खाता है आपका चढ़ा हुआ, जब आप उसको कंप्यूटराइज करवाइएगा तो आपका तो खाता वही रहेगा। खाता जब भी बदलेगा तो जिसने आपसे खरीदारी की है खाता उसका बदलेगा, क्योंकि जब जमाबंदी होगी तो उसमें जो नया नंबर आएगा तो वो जो नया नंबर आएगा जो आपके अंचल से आएगा, जो जमाबंदी में जो आपके सीओ करेंगे तो वो उनके तरफ से दिया जाएगा। तो वो जो सामने जो सेल में जो आदमी बाय करता है ज़मीन, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से मतलब ये आप बोल रहे हैं कि जो पुराना नया है दोनों डिस्ट्रीब्यूट करके जो नया पे आएगा वही आपको यहाँ पे डालना है, ये बोले। चलिए ओके, ये हो गया सारा चीज़, इसका प्रोसेस हो गया। चौवद्दी वद्दी के तो बारे में वो अपना ज़मीन के ही आसपास डाल देंगे, ये गलत नहीं कर रहे थे, गलत इतना ये प्रोसेस हो गया। ये अब एक बात बताइए, सर्वे का फॉर्म तो आपने सारा डॉक्यूमेंट क्रिएटिव से बता दिया, अब ये क्या होता है कि बंसावली जो नंबर यहाँ पूछ देता है, लोगों को बंसावली नंबर पता ही नहीं होता, तो बंसावली के लिए क्या करना है एक बार ये बता दीजिए। देखिए, बंसावली के लिए जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया हूँ, बंसावली के लिए कुछ नहीं करना है, ना कहीं से फॉर्म करना है। आपको जैसे एक ऐसे सीट लेना है, सादा पेपर, इस पे ऊपर बंसावली लिख करके, और जिनके नाम से ज़मीन है, अगर खतिहानी ज़मीन है तो हो सकता है वो मेरे दादाजी के नाम से हो, परदादा के नाम से हो, या उनके पिताजी के नाम से हो, तो उनके नाम से लेकर के टिल डेट तक जो भी बंसावली में हम लोग आ रहे हैं उन सब का एक ग्राफ आप खुद अपने हाथ से पेन से तैयार कर लें। और आप अपने जनप्रतिनिधि, जैसे कि आप अगर ग्राम पंचायत में हैं तो आपके जो मुखिया हैं, वहाँ पंचायत सचिव हैं या सरपंच हैं, आप उनसे उनका साइन मोहर करके सत्यापित करवा लें। या आप नगर परिषद में हैं, नगर निगम में हैं, तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे आप जा कर के उसको सत्यापित करवा लें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं देखता हूँ कोर्ट में आजकल बहुत सारे लोग आते हैं बंसावली बनवाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने अभी 3 दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने ये पावर दिया है पंचायत के जो भी ऐसे मुखिया और सरपंच और ऐसे पार्षद हैं उनको दिया है कि वो उसको सत्यापित कर दें और वही वहाँ पे काम आएगा। थैंक यू। जमीन सहयोग लेकर बात हुआ चंदन जी से। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।